जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड कृषि उद्यान और पशुपालन विभाग के अंतर्गत जो विभिन्न पदों पर भर्ती है उसमें बायो ग्रुप जो जिन बच्चों का है उनके लिए एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आज हम इसमें प्लांट किंगडम को कवर करेंगे, जिसमें आपको लगभग 3 से 4 टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत बड़ा है प्लांट किंगडम, पूरी की पूरी बॉटनी का सार है। तो यहाँ पे प्लांट किंगडम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे और जितने क्वेश्चन बचेंगे उनको अगले पार्ट में कवर करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, पादप जगत का वह समूह जिसके अंतर्गत पुष्प व बीजों का अभाव पाया जाता है कहलाता है। दोस्तों, पादप जगत का वह समूह जिसके अंतर्गत पुष्प और बीजों का अभाव पाया जाता है वो कहलाता है क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी बोलो या अपुष्पोद्भिद बोलो या अपुष्पोद्भिद बोलो, ठीक है। कि यानी अपुष्पोद्भिद का मतलब है जिसमें पुष्प और बीज नहीं पाए जाते, उसे क्रिप्टोगैमी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा प्लांट किंगडम को समझ लो, क्योंकि अगर प्लांट किंगडम को समझोगे तो आपके सारे क्वेश्चन अपने आप लगने शुरू हो जाएंगे। पहले जो पादप जगत है, जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटा गया है, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। क्रिप्टोगैमी और फेंड्रोगैमी में 2 चीज़ों में बांटा गया है। क्या बोला मैंने? जो पादप जगत है उसे अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद 2 भागों में बांटा गया है। जो अपुष्पोद्भिद है, सीधी सी बात है, जिसमें पुष्प नहीं पाए जाएंगे और बीज नहीं होंगे, उसके अंतर्गत अपुष्पोद्भिद होगा। और इसको 3 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। जो अपुष्पोद्भिद है उसको कितने भागों में? 3 भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बांटा गया है। जबकि जो इसके बाद जो थैलोफाइटा है उसको फिर से 3 भागों में बांटा गया है, शैवाल में, कवक में और लाइकेन में, ठीक है। थैलोफाइटा को फिर किस में बांटा गया है? 3 भागों में, शैवाल, कवक और लाइकेन में। जो दूसरा समूह है इसका ब्रायोफाइटा, उसको 2 भागों में बांटा गया है, लिवर्ट में और मॉस में। आगे एक एक टॉपिक को डिफाइन किया जाएगा, एक एक टॉपिक लगभग 3-3, 4-4 दिन चलेगा। तो लिवर्ट और मॉस में बांटा गया है, ठीक है। अब जो पुष्पोद्भिद है जिसमें पुष्प और बीज पाए जाते हैं, जो फेंड्रोगैमी है, उसको 2 भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसलिए लिखा है क्योंकि ज़्यादातर इसी नाम से एग्जाम में देता है। जिम्नोस्पर्म का मतलब है कि अनावर्त बीजी और एंजियोस्पर्म है आवर्त बीजी। इनमें से जो जिम्नोस्पर्म है इसको फिर से 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो ये 2 भाग हैं दोस्तों, साइकेड्स जिसके अंतर्गत साइनस आता है, और दूसरा भाग है कोनिफर जिसके अंतर्गत पाइनस आता है। क्या क्या बोला मैंने? जिम्नोस्पर्म को साइकेड्स और कोनिफर में बांटा गया है, जिसमें साइकेड्स में साइकस और कोनिफर में मॉस को रखा गया है। और जो एंजियोस्पर्म है इसको 2 भागों में बांटा गया है, डाइकोट्स और मोनोकोट्स। डाइकोट्स का मतलब है द्विबीजपत्री और मोनोकोट्स का मतलब है एक बीजपत्री, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अपुष्पोद्भिद समूह को कितने भागों में बांटा गया है? थोड़ी देर पहले मैंने बोला था जो क्रिप्टोगैमी या अपुष्पोद्भिद है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटा गया है? थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में बांटा गया है, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बांटा गया है क्रिप्टोगैमी समूह को। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। दोस्तों, जो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है वो थैलोफाइटा है। मैंने कहा था जो अपुष्पोद्भिद है उसको 3 भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बांटा गया है। इनमें सबसे बड़ा जो समूह है थैलोफाइटा है। कौन सा है? थैलोफाइटा है। अगला क्वेश्चन, शैवाल, कवक और लाइकेन को किस समूह के अंतर्गत रखा गया है? दोस्तों, जो शैवाल, कवक और लाइकेन है वो इसी थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है, जो क्रिप्टोगैमी का क्या है? क्रिप्टोगैमी का क्या है? अपुष्पोद्भिद का क्या है? एक भाग है। अगला क्वेश्चन, पादप जगत के किस समूह में संवहन ऊतकों का अभाव पाया जाता है? दोस्तों, पादप जगत में जिसमें संवहन ऊतकों का अभाव पाया, संवहन ऊतक का मतलब है जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, वो समूह है थैलोफाइटा, जिनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं रहता है, एक थैलेनुमा आकृति का रहता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? थैलोफाइटा कहा गया है। क्या कहा गया है? थैलोफाइटा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों, जो शैवालों का अध्ययन है, शैवालों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो जो शैवाल है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता है वो ओपी आइंगर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओपी आइंगर को कहा जाता है। जबकि विश्व शैवाल विज्ञान का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? तो वो फ्रिंटल को कहा जाता है। विश्व शैवाल विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रिंटल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शैवालों में भोजन किस रूप में संरक्षित रहता है? दोस्तों जो शैवाल हैं, शैवालों में जो भोजन रहता है, शैवालों में भोजन किस रूप में संरक्षित रहता है? तो याद रखना जो शैवाल हैं उन शैवालों में जो भोजन है वो भोजन किस रूप में संरक्षित रहता है? तो वो मंड या स्टोर्च के रूप में रहता है। इसे स्टोर्च या मंड के रूप में संरक्षित रहता है। किसमें? शैवालों में, याद रखना। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? दोस्तों जो सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है वो शैवाल में पाया जाता है। और जो सबसे बड़ा गुणसूत्र पाया जाता है वो पेरिस जैपोनिका में पाया जाता है। जैपोनिका, याद रखना, पेरिस जैपोनिका में पाया जाता है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में पाया जाता है और सबसे बड़ा जो गुणसूत्र पाया जाता है वो पेरिस जैपोनिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चट्टानों पर उगने वाले सवाल हो गए शैवाल कहलाते हैं। दोस्तों जो चट्टानों पर उगने वाले जो शैवाल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट कहलाते हैं। या अगर पूछा जाए कि लिथोफाइट क्या है तो चट्टानों पर उगने वाले शैवाल हैं। चट्टानों पर उगने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, तालाब का रेशम किस शैवाल को कहा जाता है? दोस्तों इसी को तालाब का रेशम बोलो या जल का रेशम भी कहा जाता है। इसी को तालाब का रेशम या जो जल का रेशम कहा जाता है वो कहा जाता है स्पायरोगायरा को। ठीक है, तालाब का रेशम या जल का रेशम किस शैवाल को कहा जाता है? तो स्पायरोगायरा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्पायरोगायरा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लवण में उगने वाले शैवाल कहलाते हैं। दोस्तों जो लवण में उगने वाले शैवाल कहलाते हैं वो होलोफाइट कहलाते हैं। लवण में उगने वाले शैवालों को क्या कहते हैं? होलोफाइट कहते हैं। जबकि मैं लिथोफाइट पहले बता चुका हूँ। लिथोफाइट कहलाते हैं चट्टान पर उगने वाले शैवाल कहलाते हैं। चट्टान पर जो शैवाल उगते हैं वो लिथोफाइट कहलाते हैं और जो लवणीय मृदा में उगते हैं वो होलोफाइट कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी पौधे पर उगने वाला किसी पौधे पर उगने वाले शैवाल कहलाते हैं। दोस्तों जो किसी पौधे पर उगने वाले शैवाल होते हैं वो एपीफाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एपीफाइट कहलाते हैं। कोई भी पौधा है उस पौधे पे जो शैवाल उगता है वो एपीफाइट के नाम से जाना जाता है। और पौधे के अंदर उगने वाला, एक तो पौधे के बाहर से यहाँ पे उग गया, ये कहलाता है एपीफाइट कहलाता है। और जो पौधे के अंदर उगने वाले शैवाल होते हैं वो एंडोफाइट के नाम से जाने जाते हैं। याद रखना, पौधे पर अगर सिंपल पूछे पौधे पर उगने वाला शैवाल तो एपीफाइट हो जाएगा और पौधे के अंदर उगने वाला जो शैवाल होगा वो एंडोफाइट कहलाएगा। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि यहीं पे याद हो। लिथोफाइट कहलाते हैं चट्टान पर उगने वाले, होलोफाइट कहलाते हैं लवणीय मृदा में उगने वाले शैवाल। अगला क्वेश्चन, किसी जंतु पर उगने वाले शैवाल कहलाते हैं। जो दोस्तों जो किसी जंतु पर उगते हैं, किसी जंतु पर उगने वाले शैवालों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो एपिजोइक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? किसी जंतु पर उगने वाले जो शैवाल होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो एपिजोइक के नाम से जाना जाता है। और जंतुओं के अंदर उगने वाले एंडोजोइक कहलाते हैं। देखो एक चीज़ याद रखना, एंडो अपने आप ही याद हो जाएगा। जंतु पर उगने वाले एपिजोइक, तो जो जंतु के अंदर उगते हैं एंडोजोइक कहलाते हैं। ठीक है, और यहीं पे मैंने कहा था किसी पौधे पर उगने वाले एपीफाइट। ठीक है, एपीफाइट, और पौधे के अंदर उगने वाले एंडोफाइट, चट्टान पर उगने वाले लिथोफाइट, लवणीय मृदा में उगने वाले होलोफाइट कहलाते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो क्योंकि पूरी सीरीज चलेगी ये। अगला क्वेश्चन, शैवाल जिस धागे नुमा आकृति से मिलकर बनते हैं कहलाता है। दोस्तों जो शैवाल होते हैं जिस धागे नुमा आकृति से मिलकर बनते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें ट्राइकोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, शैवाल जिस धागे नुमा आकृति से बनते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? ट्राइकोम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, बर्फ पर उगने वाले शैवाल कहलाते हैं। दोस्तों जो बर्फ पर उगने वाली शैवाल है
उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें क्रायोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फ पर उगने वाली जो शैवाल है उसे क्रायोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोफाइट। लिथोफाइट चट्टान पर, होलोफाइट लवणीय मृदा में, एपीफाइट जो होती है किसी पौधे पर उगने वाली, और एपिजोइक किसी जंतु पर उगने वाली। अगला क्वेश्चन, बर्फ का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों जो बर्फ तुमने देखी होगी, लाल बर्फ, हरी बर्फ, काली बर्फ, वो क्यों दिखती है? तो दोस्तों वो बर्फ का जो रंग, लाल रंग, जब बर्फ पर जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो वो शैवाल के कारण होता है। अब इसके अलग अलग हैं। पहली चीज़ याद रखना, जो हरी बर्फ है, रेड बर्फ है, यहाँ पर ग्रीन कर दो, ग्रीन आइस है, रेड आइस है, ठीक है, या ब्लैक आइस है। तो दोस्तों जो बर्फ का हरा रंग होता है वो क्लेमाइडोमोनास प्लेस्टोनेंसिस के कारण होता है। अगर इतना टफ डीप जाएगा नहीं, लेकिन अगर चला जाए तो क्या क्या बोला मैंने, जो बर्फ का हरा रंग होता है वो क्लेमाइडोमोनास किसके कारण? प्लेस्टोनेंसिस के कारण होता है। बर्फ का जो लाल रंग होता है वो क्लेमाइडोमोनास न्यूवेलिस के कारण होता है। हरा भी क्लेमाइडोमोनास फैमिली का है, लाल रंग भी क्लेमाइडोमोनास फैमिली का है, लेकिन उसके हरा जो बर्फ होता है क्लेमाइडोमोनास प्लेस्टोनेंसिस के कारण होता है, और जो लाल रंग होता है क्लेमाइडोमोनास न्यूवेलिस के कारण होता है। जबकि जो बर्फ का काला रंग होता है वो रैफिडोनिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? रैफिडोनिया के कारण होता है। बर्फ का लाल रंग रैफिडोनिया के कारण होता है। ये तीन चीज़ें याद रखना अगर डीप जाएगा तो। अगला क्वेश्चन, शैवालों का वह समूह जिसके कारण पानी का रंग हरा होता है कहलाता है। दोस्तों शैवालों का वह समूह कौन सा है जिसके कारण पानी का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो वह समूह कहलाता है बैंथोस कहलाता है। क्या कहलाता है? बैंथोस कहलाता है। जिसके कारण पानी का रंग हरा होता है वो समूह के मैंने कहा क्या कहलाता है? बैंथोस कहलाता है। और ट्राइकोम कहलाता है जिन धागे नुमा संरचनाओं से क्या होता है? शैवाल बना होता है। दोस्तों बैंथोस समूह का भी क्या होता है? पानी का रंग हरा तो होता है, लेकिन बैंथोस समूह का जो भाग मिट्टी से जुड़ा रहता है वो भाग एपिपेलिक कहलाता है। क्या कहलाता है? मिट्टी से जुड़ा हुआ भाग एपिपेलिक कहलाता है। और जो भाग मिट्टी के ऊपर रहता है उसे एपिलिथिक कहते हैं। बैंथोस समूह के दो भाग हैं, एपिपेलिक और एपिलिथिक। एपिपेलिक कहलाता है जो मिट्टी से जुड़ा रहता है, और एपिलिथिक कहलाता है जो मिट्टी से ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के ऊपर हरी सतह का निर्माण करने वाले शैवाल कहलाते हैं। दोस्तों मिट्टी की सतह के ऊपर हरी सतह का निर्माण करने वाले शैवालों को किस नाम से जानते हैं? तुमने देखा होगा कि जब बरसात के टाइम पे मिट्टी के ऊपर एक हरी क्या होती है? घास उग जाती है। तो जो हरी सतह का निर्माण करते हैं वो शैवाल कौन से शैवाल करते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों इडेपोफाइट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? इडेपोफाइट या इडेपोफाइटस समूह कहलाता है। इडेपोफाइटस समूह कहलाता है। और इस इडेपोफाइटस समूह का भी जो भाग मिट्टी के अंदर पाया जाता है, अंदर वाला जो भाग होगा वो क्रिप्टोफाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिप्टोफाइट्स कहलाता है। और जो भाग मिट्टी से ऊपर होता है वो सैपोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सैपोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। मिट्टी की सतह का रंग हरा कौन करता है? इडेपोफाइट्स करता है। इसका जो मिट्टी के अंदर वाला भाग होता है वो कहलाता है क्रिप्टोफाइट्स, और जो मिट्टी के ऊपर वाला जो भाग होता है वो सैपोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक गर्म जल में पाए जाने वाले शैवाल कहलाते हैं। दोस्तों अत्यधिक जो गर्म जल है उसमें पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं वो थर्मल शैवाल के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल सागर का रंग लाल किस शैवाल के कारण है? दोस्तों जो लाल सागर का रंग लाल है वो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम शैवाल के कारण है। किसके कारण है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम शैवाल के कारण है। किसके कारण? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। यह पूछा जा सकता है कि ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम के कारण किस सागर का रंग लाल है? तो लाल सागर का रंग क्या है? लाल है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सारगासम शैवाल के कारण किस सागर का भाग सारगासो कहलाता है? दोस्तों जो सारगासम शैवाल है उसके कारण किस सागर का एक भाग सारगोशो के नाम से जाना जाता है? तो वो अटलांटिक सागर का, अटलांटिक महासागर है तो उस अटलांटिक महासागर का एक भाग सारगोशो कहलाता है, क्योंकि उस भाग में क्या पाई जाती है? अत्यधिक सारगासम शैवाल पाई जाती है, जिसके कारण अटलांटिक महासागर का एक भाग क्या कहलाता है? सारगासो कहलाता है। अगला क्वेश्चन,
पानी की सतह पर झाग उत्पन्न करने वाले शैवाल हैं। दोस्तों पानी की सतह पर जो शैवाल झाग उत्पन्न करते हैं वो तुमने देखा होगा, पानी की सतह पर अधिकांश झाग बना रहता है, ठीक है। तो वो किसके कारण बनता है, अगर पूछा जाए किसके कारण बनता है तो शैवाल के कारण बनता है। और किस शैवाल के कारण बनता है तो नॉस्टॉक और एनाबीना दोनों होते हैं, ए और बी दोनों के कारण क्या बन होता है, ये झाग उत्पन्न होता है। और यही जो दो शैवाल हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करते हैं। अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन से शैवाल निभाते हैं तो एनाबीना और नॉस्टॉक निभाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शैवालों में प्रजनन पाया जाता है। दोस्तों जो शैवालों में रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वो किस माध्यम से होती है तो याद रखना लैंगिक, अलैंगिक और कायिक तीनों विधियों से क्या करते हैं, शैवाल जनन करते हैं। किस विधि से, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक तीनों विधियों से जो जनन करते हैं वो कौन है, शैवाल हैं, ठीक है। आगे जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे लैंगिक, अलैंगिक और कायिक तीनों को अलग अलग डिफाइन करूंगा। अगला क्वेश्चन, समुद्री सलाद के नाम से किस शैवाल को जाना जाता है। दोस्तों जो समुद्री सलाद के नाम से जाना जाता है वो अल्बा शैवाल को जाना जाता है। अल्बा को क्या कहते हैं, समुद्री सलाद के नाम से जाना जाता है। जो ये नॉस्टॉक है, अगर पूछा जाए नॉस्टॉक शैवाल का प्रयोग भोजन में कहाँ के लोग करते हैं तो मुख्य रूप से चीन, नॉस्टॉक का प्रयोग चीन में किया जाता है। कहाँ पे, नॉस्टॉक का प्रयोग चीन में किया जाता है, ठीक है। या इसके अलावा यहाँ पे आ रखा है लेमुनेरिया। जो लेमुनेरिया है इसका प्रयोग भी भोजन के रूप में किया जाता है। क्लोरेला है, क्लोरेला जो शैवाल है दोस्तों एक कोशिकीय शैवाल है। अगर पूछा जाए एक कोशिकीय शैवाल कौन है तो क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, तो इससे आगे के क्वेश्चनों को मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक जय हिंद।